आज अभी की सारी बड़ी अपडेट्स के सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच में किए गए चुनावी गठबंधन को लेकर एक दूसरे पर एक्शन लेने की बातें चल रही थी दोस्तों, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पता चल चुका है कि असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर ही बीजेपी को मदद पहुंचाई गई है। दोस्तों बताएंगे कैसे वरिष्ठ पत्रकार ने पूरा मामला एक्सपोज किया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ जहां पर चुनाव आयोग को भेजा गया पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस। बताएंगे कौन कौन से मामले को लेकर नोटिस सर्व किया गया है। इसी के साथ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 2 बार चक्कर खाकर गिरने को लेकर भी नई अपडेट है। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण और साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को लेकर राज ठाकरे के बयान को लेकर क्या नई प्रतिक्रिया आई है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे डिटेल में सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि एआईएमआईएम के 5 पार्षदों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता को इतने हो हल्ला होने के बावजूद समर्थन करना यह साफ तौर पर संकेत देता है कि ऊपर से यानी एआईएमआईएम के आला कमान से ही एआईएमआईएम के नेताओं को बोला गया है कि बीजेपी के साथ में गठबंधन करके भाजपा को मदद पहुंचाओ। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बीएमसी चुनाव के दौरान 2 खबरें सामने आती है। पहले खबर यह सामने आती है कि ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले अंबरनाथ नगर पालिका के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई सारे पार्षदों ने तकरीबन 12 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके गठबंधन बना लिया है। जैसे ही ये खबर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई को मिलती है तुरंत इनके सस्पेंशन का ऑर्डर जारी कर दिया जाता है दोस्तों, यानी सारे के सारे पार्षदों को पोस्ट से हटा दिया जाता है और उसके बाद ये पार्षद जाकर भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी ने सीधा पार्टी से बाहर निकालकर बता दिया कि बीजेपी के साथ में गठबंधन करना दूर दूर तक कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और बीजेपी के नेताओं ने अपने लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे पता चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की साजिश के बाद ही कांग्रेस के 12 पार्षदों को खरीद लिया गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी मिली उन्होंने 12 पार्षदों को सस्पेंड तो किया ही, लेकिन ब्लॉक लेवल पर जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, खासकर जो ब्लॉक के कार्यकारी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने ये फैसला लिया होगा, जिनकी मुहर पर यह तय होता है, उन सबको लाइन से सस्पेंड कर दिया गया। यानी कांग्रेस पार्टी ने एकदम सख्ती बरती दोस्तों। दूसरी खबर यह सामने आती है कि अकोट नगर पालिका के अंदर एआईएमआईएम के 5 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। जैसा ही यह खबर सामने आई दोस्तों, एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि मैं जल्द एक्शन लूंगा, बड़ी कार्रवाई करूंगा। लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने सारे नेताओं को लपेटे में लेकर कईयों को सस्पेंड कर दिया, पार्षदों को हटा दिया और पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया, कुछ इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि एआईएमआईएम वाले चुप्पी साधकर महाराष्ट्र के अंदर बैठ गए हैं, जबकि सबको पता है कि अकोट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एआईएमआईएम सपोर्ट कर रही है अपने 5 पार्षदों के साथ में। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की ओर से कल बड़ा खुलासा किया गया दोस्तों। बीते दिन उन्होंने जानकारी देते बताया गया कि एआईएमआईएम के 5 जो पार्षद हैं अकोट नगर परिषद के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इतना बवाल होने के बावजूद एआईएमआईएम पार्टी में मौजूद है और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें कोई भी एक्शन अभी तक ना तो एआईएमआईएम के द्वारा लिया गया है ना ही बीजेपी के द्वारा लिया गया है। यानी दोनों में आपस में साठगांठ चल रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब देश भर के अंदर खबर बनी तो ओवैसी के पास भी यह बात गई होगी कि उनके पार्षद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और ओवैसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इसका सीधा मतलब असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी और एआईएमआईएम के गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये 2 एग्जांपल थे, एक कांग्रेस वाला और एक एआईएमआईएम वाला, कांग्रेस को खबर मिली तुरंत बड़ा एक्शन ले लिया गया, सबको लाइन से सस्पेंड कर दिया गया और एआईएमआईएम ने अभी तक किसी को सस्पेंड करना तो दूर की बात, इनको पार्टी में बनाकर रखा हुआ है। यानी एआईएमआईएम के ये पार्षद है और बीजेपी को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एआईएमआईएम के सपोर्ट के कारण नॉमिनेट हो गया, यानी बीजेपी की एक और सीट बढ़ गई दोस्तों। हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर के बेटे जितेश बारेठिया को पार्षद के रूप में समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम का दोनों ने मिलकर बीजेपी के पार्षद के बेटे को जितवा दिया। अब बीजेपी के पार्षद का बेटा यहां पर नॉमिनेटेड हो गया है। यानी बीजेपी और एआईएमआईएम का गठबंधन काम आया दोस्तों। यानी केवल ऐसा नहीं है कि सपोर्ट मुंह से किया जा रहा है, बल्कि चुनाव में सपोर्ट करके पार्षद तक बनवा दिए जा रहे हैं, नॉमिनेट करवा दिया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर देश भर के अंदर खबर बनी, इसके बावजूद ओवैसी ने कोई कदम नहीं उठाया, तो इससे पता चलता है कि असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के हाथ एक ही ग्लव्स के अंदर है और दोनों ने हाथ मिला रखा है। तो इससे बड़ा और क्या एग्जांपल चाहिए दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के मुकदमे से जीवन भर संरक्षण देने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की है। यानी एक कायदा लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, कानून लेकर आई थी जिसमें चुनाव आयोग के तीनों अधिकारी, यानी चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी और साथ में जो अन्य चुनाव 2 अधिकारी है, टोटल 3 चुनाव अधिकारी है, इनको पूरी तरीके से इस बात की छूट दी गई कि ये अपने नौकरी में रहते हुए अगर कोई फैसला लेते हैं और वो फैसला कभी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी नौकरी के टाइम में चुनाव आयोग के द्वारा
द्वारा कोई भी एक्शन लिया जा सकता है और उस पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, यानी नौकरी के दौरान अगर कुछ गलत भी होगा तब भी वो बच जाएगा। दोस्तों इस तरीके के कानून में जो बदलाव किए गए तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एनजीओ लोक प्रहरी की ओर से यह याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 2023 में यह नियम में बदलाव किया गया था और कोर्ट ने पूछा है कि आखिर चुनाव आयोग के अधिकारियों को इस तरीके से राहत देने की या फिर उनको प्रोटेक्शन देने की क्या जरूरत पड़ रही है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव अधिकारियों को अगर इस तरीके की प्रोटेक्शन मिलेगी कि उनके काम करने के दौरान अगर कुछ गलती उन्होंने की है तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, तो फिर तो उनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनेगी, जो मन करेगा उल्टा सीधा कदम उठाएंगे। और पहले भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे हैं दोस्तों, और एक बार फिर से ये मुद्दा लोगों के बीच में चर्चा का अहम मुद्दा बनता जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग के जो अफसर हैं उनको किसी भी तरीके की कानूनी रियायत नहीं मिलनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले हफ्ते बेहोश होने के बाद सोमवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए गए हैं। दोस्तों उनका एम्स में इलाज चल रहा है। 10 जनवरी को धनखड़ को वॉशरूम में 2 बार बेहोशी का दौरा पड़ा था। इस मामले पर अधिकारियों ने अफसरों ने जानकारी दी है कि उनको खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दोस्तों उनको लेकर जो जानकारी है उसके मुताबिक एकदम सही हो रहे हैं धनखड़ और जल्दी और ज्यादा अच्छे तरीके से लौटकर सेहतमंद होकर वापस लौटेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जगदीप धनखड़ क्यों चक्कर खाकर गिर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको दिल्ली में रहने के लिए घर दिया जाए, लेकिन बार बार बीजेपी की सरकार उनको टाल रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है नितिन नवीन, उनको अमित शाह के बगल वाला बंगला दिया जा रहा है। जबकि नितिन नवीन ना तो राज्यसभा के सांसद है और ना ही लोकसभा के सांसद है, तो फिर किस हैसियत से अमित शाह के बगल वाला सरकारी घर दिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में, लिखकर जरूर बताएगा। जगदीप धनखड़ जब से उपराष्ट्रपति के पोस्ट से हटे हैं उनको हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जाकर रहना पड़ रहा है, जबकि बीजेपी की सरकार कोई परमानेंट घर उपलब्ध नहीं करवा रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के बीएमसी का चुनाव अब पूरी तरीके से मराठी वर्सेज नॉन मराठी का बन चुका है, यानी आर्या पार वाली राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के अंदर एमएनएस पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और एमएनएस के नेता राज ठाकरे खुद इस तेवर को दिखाते हुए एक के बाद एक भाषण कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। और रविवार को उन्होंने एक जलसे में बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यह समझना चाहिए कि हिंदी महाराष्ट्र की भाषा है। उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदी जुबान से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदी जुबान उनके ऊपर थोपी गई तो फिर महाराष्ट्र के लोग विरोध करेंगे और मराठी लोग खुलकर विरोध करते हुए किसी भी तरीके से हिंदी थोपे जाने की कोशिशों को पूरी तरीके से करारा जवाब देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों अब एमएनएस के नेता राज ठाकरे डंके की चोट पर मराठी अस्मिता का कार्ड खेल रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी वाले सोच रहे थे कि हिंदुत्व का कार्ड खेले और इसीलिए हिंदू मुस्लिम वाले बयान दिए जा रहे थे और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के 1-2 नेता हिंदुत्व वाले बीजेपी के नेताओं के बयान पर जवाब दे रहे थे, जिससे माहौल काफी ज्यादा हिंदू मुस्लिम वाला बनने की कोशिश की जा रही थी, बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब राज ठाकरे मैदान में कूदे हैं तो उन्होंने मराठी वर्सेस नॉन मराठी का कार्ड खेल दिया और सारा चुनाव धीरे धीरे करके यहीं पर शिफ्ट होता चला जा रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके पर बीते दिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग तरीके के कार्यक्रम किए और इन कार्यक्रमों के अंदर प्रियंका गांधी के नाम पर कंबल बांटे गए, गरीबों को खाना बांटा गया और केक काटे गए। कई जगह पर जिला कांग्रेस के दफ्तर में केक काटे गए, जिले जिले में केक काटकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस बीच मिशन 2027 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के महासचिव और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव हो गई है। बीते दिन प्रियंका गांधी के जन्मदिन के मौके के बाद अब 100 दिनों तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान सभा करने जा रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खासकर जो पार्टी का संगठन है, उसको आगे बढ़ाने पर पूरी ताकत लगाई जाएगी। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी प्रियंका गांधी को एक दिन लेट से बर्थडे विश करना चाहते हैं, बर्थडे विश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अंदर मतदाता सूची के एसआईआर में मनमानी और दस्तावेजों में छुपे कई सारे घपले को लेकर आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने सांसदों की नई अंतरिम याचिका पर सोमवार
को चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। हुआ यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने एसआईआर गलत तरीके से कराए जाने का आरोप लगाया था। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दे चुनाव आयोग। अब देखते हैं इस पर चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। दोस्तों, जो भी चुनाव आयोग बोलेगा उस पर ही ये बात तय होगी कि आने वाले दिनों के अंदर क्या चुनाव आयोग एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल में कुछ बड़ा फैसला लेगा या फिर केवल खाना पूर्ति मात्र के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। जिस तरीके से बिहार के अंदर एसआईआर में जमकर लोगों के नाम काटे गए और बाद में पता चला कि इतने लोगों के नाम काटने के बावजूद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके डुप्लीकेट नाम है और जो दावे किए जाते हैं कि सबके नाम करेक्ट कर लिए गए हैं वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आया। क्या बंगाल में ये सफल हो पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, क्योंकि अब जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को अपना वकील भेजना पड़ेगा कोर्ट में। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर आईपैक पर पड़े छापे के मामले पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर कई गंभीर आरोप लगाए और ईडी ने आरोप लगाया कि कोलकाता में आईपैक से जुड़े उनके सर्च ऑपरेशन के दौरान ममता बनर्जी ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ मिलकर जानबूझकर इस पूरे जांच पड़ताल में बाधा डालने की कोशिश की। इस मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी का सीएम ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप है। ईडी ने याचिका में कहा है कि ममता बनर्जी के द्वारा जांच एजेंसियों के काम में दखल देने की कोशिश की गई और एजेंसी के अनुसार जब भी किसी ऐसे मामले की जांच होती है जिससे मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और पार्टी कार्यकर्ताओं या करीबी अधिकारियों के खिलाफ सबूत मिलने की संभावना होती है, तब राज्य की पुलिस का इस्तेमाल करके जांच को रोकने की कोशिश करती है ममता बनर्जी और इसीलिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर की है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले का हवाला देते हुए कहा कि जो कॉग्निजेंस वाले अपराध है, यानी जो संज्ञेय अपराध है, सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है। एजेंसी का दावा है कि मुख्यमंत्री, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर जैसे शीर्ष अधिकारी खुद गंभीर संज्ञेय अपराध के आरोपी है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा? ईडी के अनुसार वह एक मल्टी स्टेट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच करने के लिए बंगाल पहुंचा था, जहां पर उसे रोकने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है और क्या आदेश जारी करता है, क्या हुक्म देता है। पूरा इस बात पर निर्भर करेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अपने मैसेज के दौरान राहुल गांधी ने भारत के महान चिंतक और दार्शनिक यानी फिलोसोफर और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों को प्रासंगिक बताया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तमाम देशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत के महान चिंतक और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती है। वे भारतीय जीवन मूल्यों के प्रतीक है, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा है और स्वामी जी के विचारों और आदर्शों को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी ने भी उनको याद किया। दोस्तों, ऐसे में खड़गे और राहुल गांधी युवा दिवस के मौके पर कहीं ना कहीं युवाओं को एक मैसेज दे रहे हैं कि कैसे युवाओं को आगे बढ़कर देश को संवारना है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय की फिल्म जन नायकन लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और फिल्म अपने करियर का आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट मानी जा रही है। यानी थालापति पूरी तरीके से राजनीति में एंट्री लेना चाहते हैं और ये उनकी अंतिम फिल्म बताई जा रही है और इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त तरीके का उत्साह भी है। ऐसे में दोस्तों, उनकी फिल्म को लेकर कानूनी विवाद और ज्यादा गहराता हुआ नजर आने लगा है। फिल्म की रिलीज पहले ही कई बार टल चुकी है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पिछले सप्ताह मद्रास हाईकोर्ट ने फिल्म को यूए सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया था और अदालत ने स्पष्ट कहा था कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के चेयरमैन का फिल्म को रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजने का अधिकार अवैध है। कोर्ट के अनुसार जब चेयरपर्सन ने सिफारिश की थी सर्टिफिकेट कट के बाद जारी किया जाएगा, तब उनका ये अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, फिल्म जिस तरीके से आने वाली है और एक बहुत ग्रैंड लेवल पर होने वाली है, उन्हें रोकने के लिए हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है और सबको पता है कि थालापति विजय तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरीके से पलटने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि तमिलनाडु के अंदर वो विपक्ष की बड़ी भूमिका में होगी और इस बार बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट मिलेगा और वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, लेकिन थालापति विजय ने बीजेपी की उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यानी डीएमके के सामने भाजपा एक विकल्प के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब थालापति विजय विपक्ष के नेता के तौर पर उभर रहे हैं, जिस कारण से अब कोशिश की जा रही है कि इनको सरकार से हटाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जाए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।
वहीं दोस्तों बिहार के अंदर तेज प्रताप यादव चूड़ा दही का भोज करने जा रहे हैं और जो लालू यादव अमूमन हर साल किया करते थे, अब तेज प्रताप यादव ने वैसा करने का फैसला लिया है। चूड़ा दही का भोज करेंगे, इसका मतलब सबको चूड़ा दही खाने के लिए बुलाया जाएगा। बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा। ऐसे में अपने मुंह बोले चाचा राम कृपाल यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तेज प्रताप यादव। उन्हें लेकर राम कृपाल यादव जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और अभी हाल फिलहाल में बिहार चुनाव में दानापुर से चुनाव जीते थे और उन्होंने एक बाहुबली नेता रीतलाल यादव को चुनाव हराया था, जो लालू यादव जी के परिवार के काफी करीबी थे। ऐसे में राम कृपाल यादव के चुनाव जीतने के बाद तेज प्रताप यादव जब उनसे मिलने के लिए पहुंचे चूड़ा दही के भोज का निमंत्रण देने के लिए, तो इस पर राम कृपाल यादव बोले, कहा तेज प्रताप यादव मेरा पुत्रवत है, यानी मेरे बेटे जैसा है। इसको छोटे से बड़ा होते हुए देखा है मैंने, मैं आशीर्वाद देने के लिए जरूर आऊंगा। यानी चूड़ा दही का जो भोज ये कर रहा है उसमें आशीर्वाद देने के लिए जरूर आऊंगा और कई सारे बीजेपी के नेताओं को भी इसमें बुलाया जाएगा दोस्तों, जैसा तेज प्रताप यादव तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव अब बीजेपी या फिर जनता दल यूनाइटेड से उस तरीके की दुश्मनी नहीं रखेंगे जो पहले आरजेडी में हुआ करते तब वो करते थे। अब तेज प्रताप यादव की कोशिश है कि वो सत्ता के गलियारों में बने रहे, इसीलिए सारे नेताओं को अपने चूड़ा दही के भोज में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक धर्म संकट में है, ये दावा किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखने वाले और एक एक पल पल की अपडेट रख देने वाले पंकज झा ने। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुने या फिर पार्टी पदाधिकारियों की, इसे लेकर ही कसमोकस की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी के अयोध्या दौरे के लिए अवध क्षेत्र के सभी विधायकों को 200 गाड़ियां लेकर आने के लिए बोला गया था। इस चेतावनी के कारण कि ड्रोन से गिनती होगी, यानी ड्रोन लगाकर गिनती की जाएगी, कम हुआ तो टिकट कटेंगे, यानी अगर 200 से कम गाड़ियां लेकर आए तो तुम लोगों का टिकट काट दिया जाएगा। इस तरीके का एक मैसेज उन सारे विधायकों के लिए भेज दिया गया था जो दोबारा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो नई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकटार्थी है। ऐसे में संगठन में इन लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और इसीलिए 200 गाड़ियां लाने के लिए बोला गया और ड्रोन से शॉट लेकर गिनती होगी। इस तरीके के दावे के बाद अब पंकज झा कहते हैं कि किस साइज के और कितने तोरण द्वार लगाने हैं ये भी लखनऊ पार्टी ऑफिस से कहा गया है। पिछले चुनाव लड़े एक नेता की पत्नी आईसीयू में है, पर उन्हें भी सभी इंतजाम करके उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एक मीटिंग में विधायकों से सीएम ने कहा कि कोई अपना क्षेत्र ना छोड़े, सबको एसआईआर में जुटे रहना है। यानी एक और संगठन का आदेश है कि गाड़ियां लेकर पहुंचो, 200 गाड़ियां लेकर पहुंचो। दूसरी ओर सरकार में बैठे बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपना क्षेत्र छोड़कर मत जाओ, एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करो। अब दोनों में आपस में ही विवाद देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज चौधरी को जैसे ही बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, इसी से एक बात स्पष्ट हो गई थी कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और सरकार में बैठे लोगों को कंट्रोल करने के लिए संगठन अब अपनी ताकत दिखाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आगे चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर मीडिया में एक बड़ी रिपोर्ट छपी है दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार अब महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा है कि शरद पवार के साथ यानी एनसीपी एसपी के साथ में जो गठबंधन एनसीपी एपी पार्टी का हुआ है, अजित पवार की पार्टी का हुआ है, अब वो जल्दी खत्म नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि अब ये गठबंधन लगातार आगे भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव तक सीमित था, बल्कि आगे तक इसे ले जाया जाएगा। ये बात पूरी तरीके से तय हो गई है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि पहले दोनों चाचे भतीजे के बीच में गठबंधन बन नहीं पा रहा था। अब जब बन गया है तो कह रहे कि लंबे समय तक चलता रहेगा। और कुछ रिपोर्ट्स में तो बताया गया है कि सुप्रिया शिनेट और अजित पवार एक साथ मिलकर एक नए तरीके की राजनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जल्द सुप्रिया शिनेट को केंद्र सरकार का मंत्री बनाया जाएगा और हो सकता है कि अजित पवार को महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम के तौर पर काम करने के लिए लगातार छोड़ा जाए। ऐसे में दोस्तों सुप्रिया शिनेट क्या कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रखती है क्या उससे पलटेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अजित पवार के बयान से लग रहा है कि अब जल्द चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। दोनों भाई बहन एक साथ आ सकते हैं। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सीबीआई ने सोमवार को तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवी के पार्टी के एक्टर थालापति विजय से 6 घंटे पूछताछ की है दोस्तों। और विजय सुबह 11:29 पर कड़े सुरक्षा के बीच में काली रेंज रोवर से सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंच गए। शाम को लगभग 6:15 पर जब बाहर निकले, सीबीआई के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि विजय को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है और सीबीआई ने कहा कि उनकी पार्टी भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने यानी विजय ने थालापति विजय ने सीबीआई से ये बात कही है। भगदड़ के हालात और ना इसके लिए उस दिन रैली वाली जगह से वो रवाना हो गए थे और भी कई तरीके के दावे चल रहे हैं, पूछताछ अभी चल रही है। लेकिन थालापति विजय को पहले फिल्म के मामले पर घेरा जा रहा है, जो नई फिल्म उनकी आ रही है, और दूसरा अब भगदड़ के मामले पर भी पकड़ा जा रहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर उनको कमजोर करने के लिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का स्पेस, विपक्ष का स्पेस लेने के लिए प्रताड़ना दी जा रही है। आप लोग इस पर किस तरीके की राय रखना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें चुनाव आयुक्तों को कानूनी इम्यूनिटी नहीं मिल सकती है। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो नोटिस भेजा है, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे और याचिका में दावा ऐसी इम्यूनिटी जजों को नहीं है, यानी जो जजों को इम्यूनिटी नहीं मिली है, यानी अगर कोई जज कोई बड़ा फैसला लेता है अपने कार्यकाल के दौरान तो उसको उस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है जो एक चुनाव अधिकारी को है। तो जज से बड़ी उसकी भूमिका हो गई है क्या चुनाव आयोग की, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर सुप्रीम कोर्ट अब जल्दी से फैसला लेगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान किया था। फिरोजपुर के अंदर विशाल जनसभा देखने को मिली, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये सब के सब कांग्रेस पार्टी के समर्थन में फिरोजपुर में विशाल जनसभा के साथ खड़े हैं, यानी मनरेगा बचाओ संग्राम में जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब के अंदर मनरेगा बचाने की मुहिम काफी तेज है। ऐसे में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। और जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत धन्यवाद।